शुरुआत उस एहसास से करते हैं जो शायद कई लोगों को होता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी, मतलब अच्छी पढ़ाई, एक ठीक ठाक नौकरी, इसके बावजूद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से एक जाल में फंसे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। सैलरी आती है और पता नहीं चलता कहाँ जाती है। महीने की 5 तारीख को क्रेडिट होती है और 25 को खत्म। बिल्कुल। तो इसी उलझन की तह तक जाने के लिए आज हम कुछ स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। ओहो। हमारे पास 3 तरह की सामग्री है। एक तो है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की समरी। हाँ, इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल, लेकिन हम इसे आज के हिसाब से देखेंगे। दूसरा, हमारे पास भारतीय मिडिल क्लास के फाइनेंशियल ट्रैप पर कुछ लेख हैं। अच्छा। जो ईएमआईज और मतलब सामाजिक दबाव की बात करते हैं। और तीसरा, आज के दौर की जो करियर से जुड़ी चिंताएं हैं, खासकर एआई के आने के बाद, उस पे कुछ नोट्स हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का जो मकसद है वो इस एक सवाल का जवाब खोजना है। हाँ। मिडिल क्लास सब कुछ सही करता है, फिर भी आर्थिक आजादी की दौड़ में पीछे क्यों रह जाता है। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझेंगे कि रिच डैड पुअर डैड के जो पुराने सिद्धांत हैं वो आज की नई चुनौतियों के सामने कितने सही बैठते हैं। सही बात है। तो ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है। नहीं। ये मानसिकता, सिस्टम और इस बदलती दुनिया की कहानी है। चले इसे खोलते हैं। रिच डैड पुअर डैड की एक लाइन है जो मुझे लगता है सीधी चोट करती है। कौन सी? स्कूल ने हमें जॉब सिखाई, पैसा नहीं। मतलब स्कूल और कॉलेज हमें अच्छे मार्क्स लाना, नियमों का पालन करना, एक अच्छा कर्मचारी बनना। हाँ, एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाते हैं, पर पैसा पैसा असल में काम कैसे करता है ये कोई नहीं सिखाता। हमें डिग्री मिल जाती है पर फाइनेंशियल क्लैरिटी नहीं मिलती। और यहीं पर रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड और रिच डैड का फर्क साफ दिखता है। उनकी जो पुअर डैड थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, अच्छी सरकारी नौकरी में, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। हमेशा। और दूसरी तरफ उनके रिच डैड 8वीं पास थे, पर शहर के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। क्या बात है। तो यहाँ जो बात सामने आती है वो ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें कर्मचारी की मानसिकता देने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ। एक मालिक या निवेशक की नहीं। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करें। ये नहीं सिखाता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। एग्जैक्टली। और जो हमारे दूसरे स्रोत हैं जो खासकर भारतीय मिडिल क्लास की बात करते हैं वो इस मानसिकता में एक और परत जोड़ते हैं। अच्छा। लोग क्या कहेंगे का दबाव। ओह हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि मिडिल क्लास लोग नियमों का पालन करते हैं, नौकरी की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं। बिल्कुल। और इसकी वजह सिर्फ डर नहीं बल्कि सामाजिक मंजूरी भी है। एक सुरक्षित नौकरी समाज में इज्जत दिलाती है। सही बात है। जबकि अपना कुछ शुरू करना वो तो एक बहुत बड़ा जुआ माना जाता है। इसमें परिवार का दबाव, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। हाँ, लगातार। हाँ, माता पिता की चिंता होती है कि अरे अच्छी खासी नौकरी हाथ से मत छोड़ना, या अभी रिस्क लेने का टाइम नहीं है, पहले घर ले लो। और वो अपनी जगह गलत भी नहीं है। नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में एक नौकरी सच में पूरी जिंदगी के लिए काफी होती थी। लेकिन स्रोत साफ कहते हैं सिस्टम अब पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल। उनके लिए जॉब सिक्योरिटी हकीकत थी, हमारे लिए वो एक भ्रम बन चुकी है। आज नौकरी अस्थायी है, स्किल्स स्थायी हैं। ये जो पारिवारिक दबाव और पुरानी मानसिकता की बात है वो सीधे सीधे हमें सैलरी ट्रैप की तरफ ले जाती है ना? बिल्कुल। क्योंकि इसी मानसिकता के साथ लोग सैलरी को ही सुरक्षा मान लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं से वो रैट रेस, चूहों की दौड़ शुरू होती है। इन लेखों में सैलरी ट्रैप को बड़े अच्छे से समझाया गया है। इसका मतलब नौकरी करना नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ एक इनकम सोर्स पर पूरी तरह निर्भर रहना। अच्छा। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है हमारा लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगी वेकेशन। हाँ, नतीजा ये होता है कि 50,000 कमाने वाला भी महीने के अंत में खाली हाथ है। और 2 लाख कमाने वाला भी। वही हाल है। आजादी वहीं की वहीं रहती है, बस पिंजरा सोने का हो जाता है। और भारतीय संदर्भ में तो ये और भी गहरा है। एक स्रोत के मुताबिक मुंबई या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में एक मिडिल क्लास परिवार की सैलरी का 30 से 50% हिस्सा सिर्फ किराए में, सिर्फ घर के किराए या होम लोन की ईएमआई में चला जाता है। बाप रे। उसके बाद गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की स्कूल की मोटी फीस, क्रेडिट कार्ड के बिल, असल में सेविंग्स का प्लान तो हमेशा अगले महीने से पक्का करेंगे पर टल जाता है। यहाँ रिच डैड पुअर डैड का सबसे जरूरी सबक काम आता है। कौन सा? एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। संपत्ति और देनदारियां। हाँ,
आसान भाषा में हाँ। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मिडिल क्लास की सोच ये है कि उनका घर उनका सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन कियोसाकी के नजरिए से अगर आपने लोन पर घर लिया है जिसकी ईएमआई आप अपनी सैलरी से भर रहे हैं तो वो घर आपका नहीं, बैंक का एसेट है। आपके लिए तो वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर महीने जेब से पैसा निकाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। भारत में अपना घर होना एक बहुत बड़ी सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा की बात है। हाँ, ये बात तो है। इसे सिर्फ एक लायबिलिटी कह देना, क्या स्रोत इस पर कोई और नजरिया पेश करते हैं? क्या ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है? ये बहुत अच्छा सवाल है और नहीं, ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कियोसाकी का जो नजरिया है वो विशुद्ध रूप से वित्तीय है। हमारे जो भारतीय संदर्भ वाले लेख हैं वो इस भावनात्मक पहलू को मानते हैं। वो कहते हैं कि समस्या घर खरीदने में नहीं है। तो फिर किसमें है? समस्या उस लोन के जाल में फंसने में है जो आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा 20-30 साल के लिए लॉक कर देता है। अच्छा, इस दौरान आप कोई और रिस्क नहीं ले पाते, नौकरी छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। सही बात है। तो घर एक लायबिलिटी तब बन जाता है जब वो आपकी आर्थिक आजादी का गला घोटते हैं। तो अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, जैसे किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक या बिजनेस, और फिर उन एसेट से जो कैश फ्लो आता है उससे अपनी लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे बड़ा घर या गाड़ी। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि ये सिर्फ एक वित्तीय समस्या नहीं रह गई है। अच्छा, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अब एक गहरा मानसिक तनाव भी पैदा कर रही है। पहले डर था जॉब मिलेगी या नहीं, और अब डर है जॉब रहेगी या नहीं। हाँ, खासकर एआई और ऑटोमेशन के आने से। हाँ, और ये आज की रैट रेस को पहले से कई ज्यादा खतरनाक बना देता है। कैसे? पहले की रैट रेस में कम से कम ये तसल्ली थी कि अगर आप दौड़ते रहे तो रिटायरमेंट तक नौकरी सुरक्षित रहेगी। हाँ। पर अब, जैसा कि हमारे करियर वाले नोट्स बताते हैं, रेस का ट्रैक ही कभी भी गायब हो सकता है। मतलब आज जो स्किल डिमांड में है, हो सकता है 5 साल बाद एआई उसे खत्म कर दे। इससे तो एक लगातार असुरक्षा की भावना पैदा होती होगी। बिल्कुल। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, अगर कल नौकरी चली गई तो मेरा प्लान बी क्या है? करियर अब एक सीधी सीढ़ी नहीं रहा, वो एक जंगल जिम बन गया है। बिल्कुल, जहां आपको हर दिशा में लटकना, कूदना और नई राहें बनानी पड़ती हैं। तो अगर पुराने नियम काम नहीं कर रहे, एजुकेशन सिस्टम हमें तैयार नहीं कर रहा और सैलरी हमें एक जाल में फंसा रही है, तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या इसका मतलब है कि सबको अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अच्छा? स्रोत कहते हैं कि नौकरी छोड़ना इसका हल नहीं है, खासकर जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हों। अच्छा। एक लेख में एक बहुत अच्छी लाइन है, क्या? जॉब को दुश्मन नहीं, फाउंडेशन समझो। फाउंडेशन? हाँ, यानी जो आपकी मौजूदा नौकरी है उसे एक बेस की तरह इस्तेमाल करना है। वो आपको एक स्थिर कैश फ्लो देती है जिससे आपके घर का खर्च चलता है और आप पर तुरंत पैसा कमाने का दबाव नहीं होता। सही बात। इस फाउंडेशन पर खड़े होकर ही आप अगला कदम उठा सकते हैं। और वो अगला कदम क्या है? स्रोत क्या व्यवहारिक सलाह देते हैं? 2 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, अपनी नौकरी के साथ साथ समानांतर स्किल बनाना। मतलब कोई नया कोर्स करना? सिर्फ कोर्स नहीं, स्रोत एक दिलचस्प फ्रेमवर्क देते हैं। अपनी मौजूदा नौकरी के सपोर्टिंग स्किल्स को पहचानें। सपोर्टिंग स्किल्स? जैसे मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपकी मेन स्किल कोडिंग है, पर आपकी सपोर्टिंग स्किल्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो सकती है, क्लाइंट कम्युनिकेशन या टेक्निकल राइटिंग भी हो सकती है। बिल्कुल। इन सपोर्टिंग स्किल्स को एक छोटी फ्रीलांस सर्विस में बदलना ज्यादा आसान होता है। ये रिच डैड के उस नियम से जुड़ता है, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है इनकम का एक छोटा दूसरा सोर्स शुरू करना। नौकरी के साथ? हाँ, इसे नौकरी का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तरह देखने की सलाह दी गई है। मतलब एक सेफ्टी नेट? हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। एक छोटा यूट्यूब चैनल, वीकेंड पे कंसल्टिंग, कोई ऑनलाइन स्टोर। ये रिच डैड के माइंड योर ओन बिजनेस वाले विचार जैसा है। मतलब आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस नहीं। कियोसाकी यही कहते हैं, आपका बिजनेस वो है जो आपके एसेट कॉलम को मजबूत करे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अरे, इसी से जुड़ा वो मैकडॉनल्ड्स वाला उदाहरण तो कमाल का है। हाँ बिल्कुल। मतलब लोग सोचते थे कि रे क्रोक बर्गर बेचने के बिजनेस में है, हाँ, पर असल में वो रियल एस्टेट के बिजनेस में थे। हाँ, हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन की जमीन वो खुद खरीदते थे। सही बात है। तो बर्गर तो बस उस जमीन की किस्त भरने का एक तरीका था। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है कि बिजनेस असल में क्या है। बिल्कुल।
आपका बिजनेस वो है जो आपके लिए एसेट बनाए। बिल्कुल लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। नहीं है। कियोसाकी ने 5 मुख्य बाधाओं का जिक्र किया है जो लोगों को रोकती हैं। अच्छा, पहली और सबसे बड़ी बाधा है डर। पैसा खोने का डर। हाँ, अमीर और गरीब में फर्क ये नहीं है कि अमीर डरते नहीं, फर्क ये है कि वो उस डर से निपटते कैसे हैं। वो कैसे निपटते? वो छोटे दांव लगाकर शुरू करते हैं, सीखते हैं और अपनी गलतियों को सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। और दूसरी बाधा है शक, सिनिसिज्म। हाँ, हमारे मन में हमेशा सवाल आता है, ये सब कहने की बातें हैं, असल में ऐसा नहीं होता, या क्या होगा अगर मेरा प्लान काम नहीं किया? बिल्कुल। ये शक हमें कोई एक्शन लेने से पहले ही रोक देता है। और हम मौकों को बस देखते रहते हैं। हाँ, अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए। तीसरी है आलस, और ये बहुत दिलचस्प है। आलस? हाँ, स्रोत कहते हैं कि अक्सर सबसे व्यस्त दिखने वाले लोग ही सबसे आलसी होते हैं। ये कैसे? वो जरूरी काम जैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना या कोई नई स्किल सीखना, उसे टालने के लिए खुद को छोटे-मोटे गैर जरूरी कामों में व्यस्त रखते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। बिल्कुल सही शब्द है। चौथी बाधा है बुरी आदतें। जैसे कि मिडिल क्लास की आम आदत होती है, सैलरी आई, पहले सारे बिल चुकाएं, ईएमआई भरी और फिर जो बचा उसे सेव करने की कोशिश की। जो कि अक्सर कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता। हाँ, और रिच डैड की आदत इसके ठीक उल्टी थी। उनका नियम था, पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सैलरी आते ही सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कम से कम 10% अलग निकाल लो। और फिर अब जो पैसा बचा है उससे अपने खर्चे और बिल भरो। लेकिन ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 है और किराया ही 15,000 है, वो पहले खुद को भुगतान कैसे करेगा? बिल तो भरना ही है। बिल्कुल, और यही इस नियम का असली जादू है। वो कैसे? जब आप पहले ही पैसा निकाल लेते हैं तो आपके ऊपर बिल चुकाने का दबाव बढ़ जाता है। हाँ, पैसे कम पड़ जाएंगे। और ये दबाव आपको और ज्यादा मेहनत करने, इनकम का दूसरा सोर्स ढूंढने या अपने खर्चों को कम करने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है जो आपको आराम के क्षेत्र से बाहर धकेलती है। अगर आप इंतजार करेंगे कि सब खर्चों के बाद पैसा बचेगा, तो वो कभी नहीं बचेगा। और पांचवी बाधा? हाँ, पांचवी और आखिरी बाधा। पांचवी बाधा है अहंकार, ईगो या एरोगेंस। कई बार लोग अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें फाइनेंस या इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, वो सवाल पूछने में झिझकते हैं। बिल्कुल, जबकि रिच डैड का मानना था कि वो अपना पैसा उन चीजों की वजह से खोते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते। इसलिए अगर कुछ सीखना है तो ये मानना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता, और अहंकार को किनारे रखना ही होगा। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने ये समझने की कोशिश की कि मिडिल क्लास फंसा हुआ महसूस क्यों करता है, और इन सभी स्रोतों से ये तो साफ है कि समस्या आलस या मेहनत की कमी की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या एक ऐसे सिस्टम और मानसिकता की है जो आज की इस अनिश्चित तेजी से बदलती दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। निचोड़ यही है कि मानसिकता को एक कर्मचारी से जो पैसे के लिए अपना समय बेचता है, बदलकर एक निवेशक या मालिक की तरह बनाना होगा। हाँ, जो इनकम पैदा करने वाले एसेट्स बनाता है। ये सिर्फ पैसे बचाने या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं है। तो किस बारे में है? ये अपनी कमाई पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के बारे में है, अपनी स्किल्स को एक एसेट में बदलने के बारे में। बिल्कुल। आज की असली चुनौती सिर्फ नौकरी पाना या सैलरी बढ़ाना नहीं है, बल्कि जैसा एक स्रोत कहता है, अनिश्चितता के साथ अपनी जिंदगी को प्लान करना है। वाह, ये बहुत गहरी बात है। और इसका रास्ता एक ही है, फाइनेंशियल एजुकेशन और लगातार नई चीजें सीखना। और ये काम हमें खुद ही करना होगा, क्योंकि स्कूल या कॉलेज ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और शायद शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें सोच और आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाने होते हैं, जो समय के साथ बड़ा असर दिखाते हैं। इन स्रोतों ने एसेट्स बनाने पर बहुत जोर दिया है। ये एक विचार छोड़ जाते हैं, अगर किसी को आज अपना पहला एसेट बनाना हो, बहुत कम पैसों में, लेकिन अपने किसी मौजूदा स्किल का इस्तेमाल करके, तो वो छोटा सा बिजनेस या एसेट कैसा दिख सकता है, सिर्फ एक विचार के तौर पर।